आज हम व्याकरण के मुख्य अवयवों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से उच्चारित करने, लेखन करने व प्रयोग में लाने की कला को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के मुख्य 3 अवयव हैं, अंग हैं, वर्ण, शब्द एवं वाक्य, जिसमें से आज हम वर्ण का अध्ययन करते हैं। वर्ण जो कि अ से ज्ञ तक पूरी वर्णमाला है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण और माला 2 शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द वर्णमाला, जिसमें अक्षरों की पूरी कतार की एक लड़ी है, जिसे हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। यानी कि वर्णों का क्रमबद्ध इतिहास है, जिसे क्रम से लिखा गया है अ से ज्ञ तक, वह हमारी वर्णमाला है। उस वर्णमाला में जो वर्ण हैं उन्हें हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब हम कुछ बोलते हैं, जो ध्वनि हमारे मुख से उच्चारित होती है, उसे जब हम किसी प्रतीक या संकेतक के रूप में लिखते हैं, जैसे मैंने बोला अभी अ, च, या मैं जो कुछ बोल रही हूँ उसको जब हम किसी ध्वनि प्रतीक के रूप में लिखेंगे, जैसे अ, च, तो ये है ध्वनि प्रतीक चिन्ह, अर्थात ध्वनि प्रतीकों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्ण कहलाता है, यानी कि वर्ण की परिभाषा क्या हुई? ध्वनि प्रतीकों का समूह ही वर्ण कहलाता है। वर्ण के 2 भाग हैं, स्वर व व्यंजन। कितने भाग हैं? 2। अब हम देखते हैं कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि अ से ज्ञ तक पूरी वर्णमाला है, और अब हम कह रहे हैं कि वर्णमाला के 2 भाग हैं, स्वर व व्यंजन। ऐसा क्यों है? इसको हम स्वर और व्यंजन की परिभाषा से समझ सकते हैं। जो स्वर हैं वह स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। कैसे उच्चारित होते हैं? स्वतंत्र रूप से, एवं इनके उच्चारण में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। अब बाधा क्या होती है? जब हम स्वरों का या किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से लेके जो ओष्ठ तक है, उच्चारित करने के स्थल तक हैं, तो उन स्थलों में एक रुकावट सी अनुभव होती है, जो स्वर में नहीं होती और व्यंजन में होती। जैसे कि ये हमारा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ, और यहाँ से जो ध्वनि उच्चारित हो रही है, तो स्वर में यहाँ कहीं भी कोई कंपन नहीं होगा, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जो व्यंजन है उनमें बाधा उत्पन्न होती है। जैसे हमने क बोला तो कंठ में, च बोला तो तालु में। इस प्रकार अन्य स्थलों पर अन्य व्यंजनों में बाधा उत्पन्न होती है। किस प्रकार होती है, कौन से स्थान पर कौन से व्यंजन की होती है, इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं साथ ही साथ जो ये व्यंजन हैं ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। किस प्रकार उच्चारित होते हैं? स्वरों की सहायता से। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि स्वर और व्यंजन में यह अंतर है कि स्वर जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं। उन्हें उच्चारित करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब स्वर और व्यंजन जो वर्णमाला के 2 भाग हैं, इनके भी अन्य भाग हैं, स्वर के भी अन्य भाग हैं और व्यंजन के भी अन्य भाग हैं। हम इस बारे में अब अध्ययन करेंगे। अभी हमने देखा कि जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के प्रकार के बारे में देखिए। माना जाता है कि अ से अह तक स्वर होते हैं, और कई पुस्तकों में इनकी संख्या 13, 10 और 11 भी बताई गई है। तो 13 गलत है, 10 गलत है, 11 सही है। इनमें से जो 10 हैं वह मात्राएं होती है। हमने छोटी कक्षाओं में देखा होगा कि अ में कोई मात्रा नहीं होती, अन्य स्वरों में मात्राएं होती हैं। तो वो मात्राएं जो है उनकी संख्या 10 हुई। तो 10 क्या है? मात्राओं की संख्या है, और 11 स्वर है, और इनमें 2 अंग और अह मिलते हैं, जिन्हें आयोग कहा जाता है। वह मिलने पर यह 13 होते हैं, लेकिन स्वरों की संख्या 11 ही मानी जाती है हिंदी विषय में। अब 11 का भी विभाजन है। सर्वप्रथम जो है इसे ऋषु स्वर के नाम से जाना जाता है। इन्हें छोटे स्वर भी कहते हैं, इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं,
एवं इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये मूल स्वरों में आते हैं। एक मात्रिक स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी उच्चारण में अन्य स्वरों की तुलना में कम समय लगता है, या कह सकते हैं एक मात्रा का समय लगता है, तो इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, वी, तो इनकी संख्या है 4। कितनी है? ऋश्व स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? 4। इसके पश्चात हम आते हैं दीर्घ स्वर की ओर। दीर्घ स्वर, जिन्हें हम गुरु, द्विमात्रिक व संधि स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में ऋश्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है, तो इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। 7 और 4 बराबर 11। मैंने कहा था स्वर जो है वह 11 होते हैं। आओ के पश्चात अंग और अह आते हैं, जो मैंने कहा था आयो वह कहलाते हैं। और ये जो दीर्घ स्वर हैं, इनमें ये मुख्यतः दीर्घ स्वर होंगे, और ये जो दीर्घ स्वर हैं ए, आई, ओ, आओ, इन्हें संयुक्त व मिश्रित स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य स्वरों के सहयोग से बनते हैं। किस स्वर का निर्माण किस स्वर के सहयोग से हुआ है, इस बारे में हम अन्य कालांश में विवेचन करेंगे। इसके साथ ही साथ एक स्वर प्लुत स्वर भी कहलाता है, जिसे हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो ओम का उच्चारण किया जाता है वो लगातार किया जाता है, तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। वो इस प्रकार से लिखा हुआ आता है और ज़्यादातर यही उदाहरण पुस्तकों में मिलता है। वैसे इसका हम एक उदाहरण ये भी ले सकते हैं, जैसे मैंने किसी गीत या गाने की पंक्ति में अंतिम में मैया लिखा, तो इस प्रकार से एस के चिन्ह होते हैं, फिर एक अपूर्ण का चिन्ह होता है, यानी कि लगातार चलेगा, तो फिर इसे जो है प्लुत स्वर के अंतर्गत हम ले सकते हैं। अब हमारे पास में स्वरों की संख्या आ गई 11 और 11 स्वर, 2 आयोगः, तो ये हो गए हमारे पास 13। अर्थात हमने आज अभी स्वर के बारे में पूर्ण विवेचन कर लिया है। इसके पश्चात हम व्यंजन की ओर आते हैं। व्यंजन की परिभाषा हमने स्वर के साथ ही समझ ली थी कि जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किया जा सकता है, जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, एवं जो ध्वनि है वो कहीं ना कहीं गले से लेकर ओष्ठ तक में बाधित होती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के भी स्वरों की तरह अन्य प्रकार हैं, और उनके प्रकार के बारे में अध्ययन करें। व्यंजन में सबसे पहले क से लेके प वर्ग तक, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब ये दिक्कत जो षष्ठी या सप्तमी कक्षाओं में पढ़ते हैं उनके लिए आती है कि वो किस प्रकार से इसे याद रखें। जैसे बीच में से पूछ के त कौन सा व्यंजन है, प कौन सा व्यंजन है, तो उन्हें किस प्रकार से याद है, उसके लिए हमारे पास एक शब्द बन जाता है क वर्ग से लेके प वर्ग तक में कप। कप स्पर्श यानी छूना, हमने कप को छुआ, अर्थात जो क से लेके क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, न, त, थ, द, न, प, फ, ब, प, म, है ना, ये म तक जो है, ये जो है 25 जो है स्पर्श व्यंजन, वो इस कप में समाहित हो जाता है। बीच में से पूछ ले ब कौन सा है तो स्पर्श, च कौन सा है तो स्पर्श। ठीक है, अब हमारे पास 11 स्वर, 2 आयोगः और 25 स्पर्श व्यंजन आ गए हैं। उसके बाद म के पश्चात य, र, ल, व, जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ का अर्थ होता है अंदर की ओर।
यानी कि इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं, य से ये, र से रात, ल से लाल हो चुकी है, वर्षा आने वाली है, अंदर की ओर आ जाओ, अंतस्थ हो जाओ। तो जब भी कोई बोलेगा य, र कौन सा है, ल कौन सा है, तो हमें याद आ जाएगा कि य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन। इनके अन्य नाम भी होते हैं जिनके बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से इन्हें अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। वैसे तो इन दोनों को अर्ध स्वर कहते हैं, इन्हें पार्श्व स्वर कहते हैं और इसे लुंठी स्वर, इन्हें स्वर नहीं व्यंजन, इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं, इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं, इन्हें पार्श्व कहते हैं और इन्हें लुंठी व्यंजन कहते हैं। ये हो गए हमारे पास अंतस्थ भी 4। इसके पश्चात श, 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 फ, जिन्हें हम ऊष्म के नाम से जानते हैं। क्योंकि इनके उच्चारण में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और इसे हम उस कप वाले के साथ में भी जोड़ करके याद रख सकते हैं कि जब कप को स्पर्श किया तो स अचानक से आवाज आती है, ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण, गर्मी उत्पन्न होने के कारण, तो श क्या है, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन भी हमारे पास में 4 हो गए। उसके बाद छ, त्र, ये, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्षत्रज्ञ संयुक्त, क्षत्रज्ञ संयुक्त इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो ये भी हो गए 3। इसके साथ साथ एक श भी आता है, ये हो गया 1। और जो हम ट, ठ, ड वो लिखते हैं उनमें 2 आते हैं, ड इस प्रकार से और ढ इस प्रकार से। इन्हें हम गौण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, गौण व्यंजन। इनकी संख्या भी इसी में आएगी। तो इस प्रकार से स्वर और व्यंजन के बारे में हमने अध्ययन किया। 11 स्वर, 2 आयोगवह, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 3 संयुक्त, 1 श और 2 गौण, मिलाकर के हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण हुए। 52 वर्णों से यह वर्णमाला बनी है जिसमें स्वर और व्यंजन का अलग अलग विवेचन दिया गया है। अब हम अगले कालांश में पहले एक बार शब्दों का वर्णन पढ़ लेंगे, उसके पश्चात में जो स्वर और व्यंजन है उनके उच्चारण स्थल कहाँ हैं, किस प्रकार से व्यंजन बाधित होते हैं, उनके अन्य नाम क्या है, इस बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।